हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का बेटा एक और लेक्चर बुनियाद सीरीज की। लेक्चर थोड़ा लेट आया है बट लेकिन अब से रेगुलर आएंगे बेटा लेक्चर्स। एंड दिस इज द मॉक टेस्ट वन पार्ट टू। हमने मॉक टेस्ट वन का पार्ट वन ही किया था एंड नाउ वी आर टेकिंग दिस पार्ट टू। सो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात। यू हैव ओनली 27 days अप्रोक्सीमेटली लेफ्ट। एंड इतने से दिनों में अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। बस आपको जो करना है वो ये करना है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको मल्टीपल रिवीजन, जितने रिवीजन कर सकते हैं करते जाओ। बार बार पढ़ लो, बार बार पढ़ो। वही नोट्स जो आपको बोरियत लग रहे होंगे उन्हीं को बार बार पढ़ो। एकदम टिप्स पर होना चाहिए सब कुछ। एक टू जेड कॉन्सेप्ट आपका टिप पर होना चाहिए। बायो में एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। फिर इसके अंदर सेम क्वेश्चन थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन लगाए, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन लगाए। जो क्वेश्चन क्लास नोट्स में करे हैं वही क्वेश्चन दोबारा लगाओ, सब एकदम जोरदार तरीके से। टेस्ट आप रेगुलर दो, डेली एक टेस्ट जरूर दो। डेली डेली एक पेपर देना है। दो भी दे सकते हो, दो दो। ठीक है, दो पेपर दे सकते हो, टाइम बच रहा है, दो दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट एक तो दो, है ना। और उस पेपर की एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर से बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आप जो एनालिसिस कर रहे होंगे अब उसके अंदर ये होगा कि भाई आपने लेट से कि एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन गलत हुए, चार क्वेश्चन गलत हुए, तो वो चार क्वेश्चन की तुरंत से जो थ्योरी है, किसी सब्जेक्ट में होता है, वो तुरंत उसकी थ्योरी देखनी है, पूरा पढ़ना है। एंड वापस से नया पेपर अगले दोबारा देना है। ठीक है, तो सिंपल है, एकदम बेसिक्स है ना। क्वेश्चन गलत हुआ, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन वापस लगाया, ठीक है, हो गया तैयार। नेक्स्ट पेपर, गलतियां ढूंढी, जो वो गलतियां हुई, फिर थ्योरी पढ़ी, फिर क्वेश्चन लगाया, नेक्स्ट पेपर। सिंपल। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिकाना, है ना। सेल्फ डाउट नामक चीज आपके जीवन में होनी नहीं चाहिए। स्कोर ऊपर नीचे होता रहेगा क्योंकि पेपर आपको ऊपर नीचे होता रहता है ना। सेम लेवल पे हर बार पेपर नहीं होता है। ठीक है, आप कोई सा ही पेपर दे रहे हो, कहीं कहीं पेपर दे रहे हो, डजेंट मैटर। आपके मार्क्स ऊपर नीचे होते रहेंगे क्योंकि पेपर का लेवल भी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, सो आप मान के चलो कि अगर वो आपके लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ है। सिंपल है। अगर कोई चीज आपके लिए टफ है तो वो सबके लिए ही टफ है। बस इतना सा फर्क हो सकता है कि भाई आप तो सवाल को अगर लेट से एक डेढ़ मिनट में कर रहे हो तो कोई हो सकता है कि उसके लिए उसने इतनी प्रैक्टिस करी होती है वो 40 सेकंड में कर ले, 50 सेकंड में कर ले, इतना ही फर्क होगा बस। तो टाइम हमारा, एक आध सेक्शन अगर एक आध क्वेश्चन टफ हो गया तो उसका मतलब पेपर टफ नहीं है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका 10% पेपर भी, 10%, 10% का मतलब होता है 200 का 10%, 20 क्वेश्चन, इन टोटल 20 क्वेश्चन भी अगर ऐसे लेट से किया जाते हैं कि हाँ भाई थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, कोई बात नहीं, रिलैक्स, चिल, तो भी आप सिलेक्शन रेंज के अंदर है। 640, है ना। तो भी आप सिलेक्शन रेंज के अंदर है, 640। और ऐसा तो है नहीं डिफिकल्ट है तो वो करने लायक नहीं है भाई। पेपर के अंदर आया है तो करने लायक ही ना। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। करना है, बस करना है, और कुछ नहीं ऑप्शन अपने पास। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट वन पार्ट टू। सवाल नंबर एक, एन अल्फा पार्टिकल सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है। अल्फा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, 2e। 2e, है ना। पंजाबी वाला मत बोलना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 12 इंटू 10 to the power 3। फोर्स एक्टिंग ऑन द अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज पता है, फोर्स निकालना है। तो बहुत सिंपल सवाल हो गया बेटा ये। फोर्स बराबर किसके होता है, q इंटू में e के। एंड चार्ज जो है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 इंटू में 1.6 इंटू 10 to the power-19। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 12 इंटू में 10 to the power 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 और 2 हो जाएगा बेटा 24, या फिर काम करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3.2 इंटू में 12 इंटू में 10 to the power-16। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 3 से होता है बेटा 36, तो यानी कि उससे ज्यादा ही आना चाहिए। एंड 0.2, तो 12 इंटू 0.2 हो जाता है अपने पास कितना बेटा, 2.4। तो 36 प्लस 2.4 हो जाएगा कितना, 38.4 इंटू में 10 to the power-16। एंड यूनिट इज न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। आई होप आप सभी लोगों का एकदम बढ़िया से सही हो गया होगा। बहुत इजी सवाल था ये। चलिए अगला सवाल। अ पॉइंट चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस। एक पॉइंट चार्ज है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर एक चार्ज चलता है, मूव कर रहा है, तो दैट मींस इट विल गिव राइज टू द करंट। करंट आ जाएगा।
क्या आएगा, करंट आएगा। एंड करंट के इर्द गिर्द होती है बेटा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज की वजह से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब अगर मैं इसको ब्रीफ करना चाहूँ समरी के अंदर, तो अगर चार्ज की स्टेट ऑफ चार्ज की बात करते हैं, स्टेट ऑफ चार्ज एंड इफेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड EMW, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर वो रेस्ट पर है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं आएगी। एंड एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो हो जाए, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन में हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों आएगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्लियर है? नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, ध्यान से करिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से। टू डायोड्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन द सर्किट, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, तो बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही होगी। नाउ अपने को तो करंट मेथड याद है, और हम ये कहते हैं कि भाई दो चीज अगर पैरेलल में लगी है तो पोटेंशियल दोनों की तरफ सेम होगा। नाउ जैसे ये 2 वोल्ट की बैटरी आएगी और जैसे ही वो 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगी, तो जर्मेनियम जो है ये क्या करेगा, कंडक्ट करना शुरू कर देगा। एंड हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस में जो कंडक्टेंस होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड इज 0। और ये जो बैटरी में ये जो दिया हुआ है वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज है बेटा, दिस इज द नी वोल्टेज, और आई वुड से फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, मिनिमम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ताकि डायोड जो है कंडक्ट कर सके। और एक बार कंडक्ट करना शुरू कर दिया तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यानी कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब जैसे ही 0.3 वोल्ट जाएगा, जर्मेनियम कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और सिलिकॉन कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिलिकॉन को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, 0.7 चाहिए था। और ये सर्किट कुछ अब ऐसा सा दिखेगा मेरे को, ये सर्किट कुछ ऐसा सा दिखाई देगा मेरे को, और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आया होगा वो कितने का आया होगा, 0.3 वोल्ट का। क्लियर है? तो 2 वोल्ट में से अगर 0.3 वोल्ट यहाँ चला जाए, तो भाई ये जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना बचेगा, इसमें बचेगा सर 1.7 वोल्ट, है ना। इतनी गणित तो आती है हमें, 2 माइनस 0.3 कितना होता है, 1.7 वोल्ट। दिस विल नॉट कंडक्ट, दिस विल नॉट कंडक्ट, ये कंडक्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है भाई, अल्लेव कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो भाई 0.3 वोल्ट ये था, 1.7 ये हो गया, और हमें बताना सर्किट के अंदर करंट। तो भाई इसका रेजिस्टेंस पता है कितना है, 1 ओम, तो V इज इक्वल टू IR, वीर। तो बेटा I कितना हो जाएगा, दैट इज 1.7 अपॉन 1, तो दैट इज 1.7 एम्पियर। तो ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेटा ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि 0.7 प्लस 0.3 कर दो और कह दो कि सर 1 वोल्ट तो यहाँ चला गया, और अब निकाल दो कि भाई इसके क्रॉस 1 वोल्ट बचा है। नहीं नहीं नहीं, है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये कंडक्ट करेगा जर्मेनियम, ये क्या करेगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कर देगा 0, ऑलमोस्ट 0, एंड जिसकी वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है जो पैरेलल में है, तो पोटेंशियल क्या कर देगा, सेम कर देगा। तो इसके क्रॉस भी कितना जाएगा, 0.3 वोल्ट जाएगा, और 0.3 वोल्ट पे सिलिकॉन कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर है भाई? चलिए, द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस एट इक्विलिब्रियम इज, तो एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल जो है आइडियल गैस का एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर होती है, तो भाई एवरेज स्पीड V एवरेज, दिस इज अंडर रूट 8RT बाई पाई m, ऐसे ही कुछ होता है। दैट मींस V एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर होता है बेटा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर T। क्लियर है भाई? चलिए अगला सवाल, a simple pendulum has time period t1, the point of suspension is now moved upward according to the relation y is equal to t square, where y is the vertical displacement and t is the time period now becomes t2, the ratio t1 square by t2 square is, तो भाई एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड t1 है, तो एक सिंपल पेंडुलम बना देते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको कहते हैं दोलन। भाई अपने पास यहाँ पर एक ऐसे पेंडुलम है
और इसकी लेंथ मान लेते हैं कुछ l है, तो इसका जो टाइम पीरियड हो रखा होगा यहाँ पर, एंड दैट टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। सिंपल। जी की वैल्यू 10 होती है, चाहो तो मत रखो, कोई बात नहीं। नाउ ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहां से इस पेंडुलम को सस्पेंड किया हुआ है, इस पॉइंट को हमने क्या करा, एक्सेलरेट करा दिया, इस पूरे सिस्टम को ही एक्सेलरेट करा दिया और इसको ऊपर लेके गए इस तरीके से कि y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ अगर ये y इज इक्वल टू टी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो क्या बेटा मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? हाँ सर, बड़े आराम से। हमें डिफरेंशिएशन आता है तो लिख दो बेटा। तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा dy बाई डी टी, कितना हो जाएगा 2t, और फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 2। एंड नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, तो लेट्स से ये इसका एक्सेलरेशन है कितना a। नाउ अगर ये सस्पेंशन पॉइंट ही ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या इस पे सूडो फोर्स लगेगा? हाँ सर लगेगा। किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? ma लगेगा, और खुद का mg लग ही रहा था, तो बेटा इससे g इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर g प्लस ए। एंड अगर g इफेक्टिव g प्लस ए हो जाएगा, तो बेटा टाइम पीरियड बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। T2 is equal to 2 by under root L upon में g प्लस ए, और हमें निकालना है इनके स्क्वायर का रेशियो, तो बेटा इनका स्क्वायर करें और रेशियो ले लें, तो t1 स्क्वायर अपॉन में t2 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन में g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर l अपॉन में g प्लस a। तो बेटा यहाँ से ये सब कुछ उड़ा दिया जाए और यहाँ से आ जाएगा g प्लस a अपॉन में g, so that is 10 plus 2 upon में 10, so this will be 12 by 10, that is 6 by 5 रेशियो आ जाएगा। तेरा भाई कितना रेशियो आ जाएगा? 6 by 5 रेशियो आ जाएगा, 6 by 5। क्लियर है भाई? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। A small wire of copper and another of germanium are cooled from 350 Kelvin to 280 Kelvin. In this process, electrical resistance of, भाई कॉपर है हमारा कंडक्टर, क्या है? कंडक्टर, बस वाला नहीं है ये कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला कंडक्टर है। एंड जर्मेनियम हमारे पास है कैसा? सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, 350 से 280 किया है, मतलब ठंडा किया है, ठंडा किया है, कूल्ड किया है ना। अब R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा कुछ कुछ रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ। हाँ सर होता है। अल्फा जो कॉपर के लिए होगा यानी कंडक्टर के लिए होगा वो होगा पॉजिटिव, और अल्फा जो जर्मेनियम के लिए होगा सेमीकंडक्टर के लिए वो होगा नेगेटिव। इसका मतलब जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब जब टेम्परेचर कम करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? बढ़ेगा, उल्टा होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो कॉपर का है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, एंड जर्मेनियम का बढ़ रहा है। तो जर्मेनियम का बढ़ा दिया जाए, कॉपर का घटा दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही लगा दिया जाए और आपके +4 करा दिए जाए। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन द सर्किट गिवन बिलो व्हेन द स्विच S ओपन एंड क्लोज आर रिस्पेक्टिवली। भाई 2 बारी आपको सॉल्व करना है, एक बार स्विच को ओपन करके और एक बार स्विच को क्लोज करके। तो हम दोनों बार में सर्किट बना लेते हैं, क्या बनेगा? तो हम पहले इस स्विच को ओपन कर देते हैं, ओपन, खुला। खुल्लम खुल्ला में बेटा करंट फ्लो नहीं करता, करंट को चाहिए बंद, है ना, करंट को प्राइवेसी चाहिए थोड़ी सी, तो खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं करता वो, तो स्विच ओपन में वो काम नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। तो जहां स्विच ओपन हो गया तो मतलब वो सर्किट ही खराब हो गया। तो अब सिंपल सी बात देखो, एक, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक भाई, ऊपर से यहाँ से आ रहा है एक वायर ऐसे करके और ये चला गया यहाँ से ऐसे बी। ठीक है भाई? हाँ सर एकदम बढ़िया, ठीक है समझ गया, ठीक है समझ गया। तो भाई ये 6 है, ये 12 है, ये 12 है और ये क्या है? 6 है। अगर ये पॉइंट ए है तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है बेटा, तो ये पॉइंट भी क्या है? सी है। ठीक है, अल्फाबेट वाला सी है। नाउ
अब देखो ये ए से सी एक रेजिस्टेंस, ए से सी एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस हमारे पास है जो हमारे पास ए और सी के बीच में है, यानी कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे बेटा, पैरेलल में हो जाएंगे। हाँ सर हो जाएंगे, तो बना दो, ये लो बना दिया। अब सी और बी के बीच में भी कितना रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, तो यानी कि ये दोनों भी आपस में किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। क्योंकि भाई जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, वो हमारे क्या हो जाते हैं, पैरेलल में। तो भाई ए और सी में कौन कौन से हैं, 6 और 12। सी और बी में कौन कौन से हैं, सेम 12 और 6। तो 6 और 12 का हो जाएगा बेटा 4, और 6 और 12 का हो जाएगा 4, और 4 और 4 मिला के हो जाएगा कितना, 8। तो आर ए बी जब स्विच ओपन है तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 ओम आ जाएगा। ठीक है भाई, जिनको पैरेलल वाला फॉर्मूला याद नहीं है शॉर्टकट, तो अगर आर इक्विवेलेंट पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस है तो प्रोडक्ट अपॉन में सम, प्रोडक्ट अपॉन में सम पैरेलल में। ठीक है, ये कहानी कब की हो गई भाई, जब स्विच ओपन था। अब स्विच को बंद कर देते हैं, तो स्विच को बंद कर दो। तो जब स्विच को बंद करेंगे तो बेटा क्या होगा, स्विच को बंद करेंगे तो क्या होगा, तो जो जैसे पहले था वो तो वैसे इट इज वैसे ही रहने दो, कोई चेंज नहीं करेंगे, बस स्विच को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो कर दो सर बंद। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा था और ये हमने स्विच बंद करके इसको साथ से जोड़ दिया। यहाँ अपने पास था ए और यहाँ अपने पास था बी। ये अपने पास है 6, ये अपने पास है 12, ये अपने पास है 8, ये 12 और ये कितना है 6। चेक कर ले, ऐसा ही है। हाँ सर ऐसा ही है, एकदम बढ़िया। चलो भाई नंबरिंग कर ले। ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए बेटा पोटेंशियल जो है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, पोटेंशियल पॉइंट मेथड। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है भाई, चलो सेम चीज करनी है, ए और सी में देख लो, बी और सी में देख लो, और ए और बी में भी देख लो, क्योंकि भाई ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तो अगर ए और सी में देखोगे तो क्या आएगा, ए और सी में देखो क्या आ रहा है, यहां से अगर ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए और सी में आ जाएगा 6 और 12। सी और बी में कौन कौन आ जाएगा, जो पहले थे वही आ जाएंगे। सी और बी में कौन है, 12 और ये कौन है 6, तो 12 और ये कितना है 6। नाउ ये जो 8 ओम है ये किसके बीच में है बेटा, ये है हमारा ए और बी के बीच में। ठीक है, किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। इसको तो अभी सॉल्व भी किया था ना, इसको तो अभी सॉल्व किया है, कितना आया इसका, 8 ओम। कितना आया ये, 8 ओम। और ये 8 और ये 8 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो अब जो आर ए बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 8 अपॉन में 8 प्लस 8, दैट इज 8/2। तो ये आ जाएगा कितना, 4 ओम। क्लियर है भाई। तो पहले कितना आ रहा था, पहले आ रहा था हमारा 8 ओम, बाद में कितना आया 4 ओम। तो इसी प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, एकदम चमक गया कॉन्सेप्ट, मजा आ गया। चलो फिर आगे बढ़ो। A plano convex lens having focal length 40 cm is silvered at plane surface। अगर एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा होता है ये, कमेंट करके बताओ, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कैसा होता है ये, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, बताओ कैसा होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। बेटा ये होता है कन्वर्जिंग। कैसा होता है, कन्वर्जिंग। सॉरी, कन्वर्जिंग का मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक प्लानो कॉन्वेक्स लूं, एक सरफेस प्लेन हो गया, एक कॉन्वेक्स हो गया, है ना, और इसकी फोकल लेंथ अपने को दे रखी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। नाउ इट इज सिल्वर्ड एट द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस पे आपने इसको सिल्वरिंग कर दी, तो ये कर दिया सिल्वरिंग भाई, कर दो। अब सिल्वरिंग करने से क्या होगा, सिल्वरिंग करने से क्या होगा, ये कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा अपने को, एक ऐसा प्लस साथ में एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। नाउ द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0, बिकॉज इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट, कन्वर्ज ही नहीं करता, ये कन्वर्ज नहीं करता है ना। सो इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, दिस विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर। कैसे बिहेव करेगा बेटा, ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। एंड कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो पहला और चौथा तो मेरा वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, पहला और चौथा तो वैसे ही गलत हो गया। क्लियर है। नाउ अगला स्टेप जो होता है बेटा, अब इसका आप इक्विवेलेंट क्या निकाल लो, फोकल लेंथ निकाल लो, बस वही तो आंसर है भाई, हमें फोकल लेंथ निकालनी है बाद वाली, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है बस।
और इसका निकालने के लिए अपने पास तरीका क्या होता है, दैट इज P इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस PL प्लस TM, एंड नाउ दिस इज बिहेविंग लाइक ए मिरर, दिस इज बिहेविंग लाइक ए मिरर, और मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, -1/f, क्या होती है, -1/f, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1/f इक्विवेलेंट। भाई लेंस का एक सरफेस अगर आपने अपने सिल्वरिंग कर दी तो दैट कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए मिरर, और मिरर की जो पावर होती है वो होती है -1/f, क्या होती है, -1/f, और प्लेन मिरर की जो पावर होती है, पावर ऑफ ए प्लेन मिरर, पावर ऑफ प्लेन मिरर, वो कितनी है बेटा, 0, तो ये तो कितना हो गया मेरे पास, 0, तो बस क्या बचा, लेंस ही तो बचा, तो ट्वाइस पावर ऑफ ए लेंस किसके बराबर, 1/f, दैट इज 2, 1/f कितना हो जाएगा, दैट इज 1/40, तो कितना आ जाएगा, 1/20, तो इसका मतलब F इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा, -20, कितना आ जाएगा, -20, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो एकदम सही हो जाएगा बेटा। क्लियर एकदम, मजा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, एक्सपेक्टेड सवाल है, दिस इज एक्सपेक्टेड, FYQ, ठीक है, FYQ। चलिए आगे बढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में आ गए हम लोग। The x and y component of the velocity of a particle moving in xy plane is as shown in the diagram. The trajectory of the particle can be, तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है एकदम, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा। x में वेलोसिटी है, हाँ सर है, y में वेलोसिटी है, हाँ है, x की वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ है सर, y की वेलोसिटी एक्सेलरेटेड है, हाँ सर एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट है क्योंकि डिक्रीजिंग है, एंड स्लोप ऑफ dy by dt, dvy by dt ये देगा आपको ay, और कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन है लेकिन वो भी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव है। तो क्या किसी पार्टिकल के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, x और y, और उसमें से एक वेलोसिटी मेरी क्या है, एक्सेलरेटेड है, तो क्या बेटा वो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, क्या वो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, मतलब एक वेलोसिटी ऐसे और एक वेलोसिटी ऐसे, जिसमें से ये वाली वेलोसिटी एक्सेलरेटेड है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, नहीं बेटा, ये कुछ ऐसे जाना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल नहीं है। सर्कल के में घूमना है, सर्कल में घूमना है, तो बेटा उसकी कंडीशन ये होती है कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट शुड बी वेरिएबल, कैसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि सर्कल में घूमने के लिए एक हमेशा क्या चाहिए होगा अपने को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या करती जाएगी, चेंज करती जाएगी, और वो यहाँ हो नहीं रहा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, तो सर्कल भी नहीं हो सकता, सर्कल भी नहीं हो सकता। पैराबोला, ध्यान से देखना क्या इक्वेशन बन रही है बेटा, Vx इज कांस्टेंट, लेट्स से u है, ठीक है, Ux है, दिस इज Ux, एंड Vy जो है दैट विल बी, इसको मान लेते हैं दिस इज Uy, स्लोप इज नेगेटिव तो -ay इनटू में t। क्या ये इक्वेशन आपको बेटा प्रोजेक्टाइल जैसे दिख रही है, कुछ कुछ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड नेगेटिव, तो क्या ये हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये हमारा कुछ कुछ अपना किसकी तरह है, पैराबोला की तरह, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह काम कर रहा होगा है। प्रोजेक्टाइल की मोशन की जो इक्वेशन है वो किसको फॉलो करती है बेटा, पैराबोला को, किसको फॉलो करती है, पैराबोला को। क्लियर एकदम, चमक गया, आ गया मजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द सिचुएशन गिवन इन द डायग्राम बिलो, द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी विल बी, ए और बी के बीच के रिलेशन बताना क्या होगा, बहुत सिंपल है भाई, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर टेंशन टी होगी तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगी, टी होगी, हाँ सर होगी, सेम रस्सी है, ठीक है, ऊपर टेंशन कितनी हो जाएगी, 2t, और यही रस्सी यहाँ से घूम के जा रही है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 2t, ठीक है। बस अब क्या लगा दो, वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस 0, टेंशन क्या है यहाँ पर, इंटरनल फोर्स, यानी कि समेशन tx 0, समेशन ty tv 0 एंड समेशन t डॉट a इज 0। भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा,
क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा v और v का डिफरेंशिएशन आ जाएगा a। ठीक है, नाउ बहुत सिंपल कंस्टेंट रिलेशन लगा रहे हैं बस सिंपल सा। एक्सेलरेशन ऊपर टेंशन भी ऊपर, तो वर्क कैसा होगा पॉजिटिव, तो यानी कि 2t इंटू में ab। टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो यानी कि माइनस टी इंटू में ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो t से t उड़ा दिया जाए तो सीधा आ जाएगा क्या, ए बराबर किसके ट्वाइस ए बी। ए बराबर किसके ट्वाइस ए बी, तो यानी कि ऑप्शन 2 जो है बेटा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है भाई एकदम। तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि 10 में से 10 कितने बच्चों के सही हुए। ठीक है, जरूर बताना। लेट्स चेक आपकी कितनी तैयारी बढ़िया चल रही है। सो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली विल बी ऑन द YDSC, दैट इज पार्ट टेस्ट। सो बेटा थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, रंग लाएगी मेहनत। बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है। ठीक है, भरोसा करो अपने आप के ऊपर, खुद पे भरोसा रखो, एकदम सब चंगा होगा, सब बढ़िया होगा। ठीक है भाई, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, नमस्कार।